हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर प्रीवियस टॉपिक, यानी जो हम पहले पढ़ रहे थे उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के बारे में डिस्कस किया था, उसके ही आगे कंटिन्यूशन में आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग एंड कोलिशन। यानी जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे आज हम उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। आप सबको पता है यूजुअली जो स्प्रिंग होते हैं हमारे पास किस तरह के, किस शेप में होते हैं। एक होता है हेलिकल स्प्रिंग, जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में देखने को मिलता है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो देखने को मिलता है वो एक या होता है आपका हेलिकल स्प्रिंग। और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, स्पाइरल स्प्रिंग। अब हम क्या है, जो स्प्रिंग की जब हम प्रॉब्लम्स डील करते हैं तो उसके अंदर हम स्प्रिंग को एक मासलेस क्वांटिटी या एंटिटी लेकर के चलते हैं कि जो स्प्रिंग है वो मासलेस है, इसीलिए जितनी भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है एक स्प्रिंग के अंदर, इट विल बी सेम एवरीवेयर। वो क्या है, सब जगह सेम होगी। अब क्या होता है, अब आप इस बात पे आएंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। अब आपको पता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी स्प्रिंग है, ठीक। आप क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग पे आप फोर्स दो तरह से लगा सकते हैं। या तो आप उसको स्ट्रेच करेंगे ताकि वो खुल जाए, आगे पहुंच जाए, डिस्प्लेस हो जाए, है ना। या आप क्या कर सकते हैं, उसको नॉर्मल स्प्रिंग था आपका, आपने उसको कंप्रेस कर दिया। दोनों ही केस में चाहे आप उसको स्ट्रेच करें, खींचें बाहर की तरफ, या उसको कंप्रेस करें अंदर की तरफ, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक, जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है वो तो होता है एफ, जो आप अपनी तरफ से लगा रहे हो। लेकिन इसी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में एक और फोर्स आपकी आती है जो कि स्प्रिंग लगाता है, उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। आप क्या करते हैं, जब आप किसी भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, ठीक, आप फोर्स लगा करके जब स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चला जाए, और उस स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आने का काम कौन करता है, वो करती है रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, यानी इसके अपोजिट काम करती है स्प्रिंग के अंदर। ठीक, तो इसी तरह हम बात कर रहे थे, हमने जब स्प्रिंग को मासलेस कहा तो इसका रीज़न ये था कि ताकि जितनी भी रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होगी स्प्रिंग के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा हर जगह। वो यहाँ जितनी फोर्स है, यहाँ हर जगह वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो सेम होगी, उसके मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं होगा। अब टू प्रोड्यूस एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग में अगर हमने एक्सटेंशन प्रोड्यूस करनी है या कंप्रेशन प्रोड्यूस करना है तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई होती हैं स्प्रिंग के ऊपर। इक्विलिब्रियम अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है ड्यू टू द इलास्टिसिटी ऑफ अ स्प्रिंग इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अभी क्या होता है, दो फोर्स काम कर रही हैं आपके पास, एक कौन सी है, अप्लाइड फोर्स जो आपने अप्लाई की है स्प्रिंग को खींचने के लिए, और एक होती है रिस्टोरिंग फोर्स जो इस अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में काम कर रही है। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन की अगर हम बात करें तो उस पोजीशन के अंदर ये दोनों फोर्स क्या होती है, इक्वल मैग्नीट्यूड में होती है, ठीक। तो लेकिन अब हमें क्या है कि जब ये फोर्स जो सी हम अप्लाई करते हैं स्प्रिंग के ऊपर, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए या फिर कंप्रेस करने के लिए, दोनों ही चीज़ें कंसीडर की जाएंगी, क्योंकि दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट तो प्रोड्यूस हो रही है बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये फोर्स क्या करती है, आपका ये फोर्स एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क डन करती है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट काम करती है ना। तो क्योंकि इट्स ऑब्वियस, जब आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो वो जो फोर्स है क्या कर रही है, एक वर्क डन करेगी, किसके अपोजिट, रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट। क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की कोशिश क्या रहेगी कि वो स्प्रिंग की जो पोजीशन है या उसकी शेप है उसमें चेंज ना आने दे। लेकिन जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो क्या करेगी कि उसके अंदर चेंज लेकर के आना है। तो दोनों क्या अपोजिटली काम कर रही हैं एक दूसरे के। तो अब जो हमारी अप्लाइड फोर्स है वो उसे क्या करना पड़ेगा, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, अगर वो कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करना चाहती है। तो यही जो वर्क डन है बाय द फोर्स, ठीक है, बाय द अप्लाइड फोर्स, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। यानी आपने जितना फोर्स अप्लाई किया उतना वर्क डन हुआ, या जितना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ उतना ही आपका क्या होगा, वर्क डन होगा। और वही जो वर्क डन है स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो इसी तरह हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन। यानी आपने या तो आपका ये नॉर्मल था स्प्रिंग, इसको कंप्रेस किया, या आपने इसको वो कर दिया, खोल दिया, स्ट्रेच कर दिया या एक्सपेंड कर दिया, दोनों ही केस में जितना आपने वर्क डन किया इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग।
नाउ व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड इट टेंड्स टू रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ ऑन अकाउंट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि आपको पता है इलास्टिक इन नेचर है स्प्रिंग। जब भी आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, इलोंगेटेड करोगे, यानी उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसको इंक्रीज करोगे, तो उसकी क्या टेंडेंसी रहेगी कि मैं वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाऊं। और आपको पता ही है इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सी फोर्स काम कर रही है जो उसको दोबारा उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर के जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। उसके बाद द फोर्स ट्राइंग टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स भी हम इसको बोलते हैं। और यही फोर्स हम कब की मैं बता रही हूँ कि जो आपकी अप्लाइड फोर्स है उसके जस्ट अपोजिट काम करती है। आप चाह रहे हो कि पोजीशन में चेंज आए, शेप में चेंज आए स्प्रिंग की बाय अप्लाइंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या कोशिश करती है कि नहीं, वो चेंज नहीं आने देना, जो ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन है उसको बरकरार रखना है, उसको एज सच रखना है। तो इसीलिए इसके बाद हमारे पास आता है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो एक फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग होती है दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच और कंप्रेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कंप्रेशन भी हो सकती है और स्ट्रेचिंग भी हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार आप स्प्रिंग को खींच ही रहे हैं, है ना, हर बार आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं, नहीं, हो सकता है आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, है ना। तो दोनों ही केस में आपका क्या है, ओरिजिनल लेंथ में तो चेंज आएगा ही। मान लीजिए ये पीछे गया आपका बैक एक्स और इसमें ज़्यादा इंक्रीमेंट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज़ ऑल्सो एक्स। तो ये आपका एक्स क्या है, कंप्रेशन भी हो सकता है और स्ट्रेचिंग भी हो सकता है, ठीक। तो ये जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेच और कंप्रेशन। ये माइनस क्यों लगाया मैंने, फोर्स के साथ माइनस इसलिए आया है क्योंकि जो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन होती है कंप्रेशन या स्ट्रेच के। तो इनका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट डिनोटेड बाय लेटर के। और के को अगर हम डिफाइन करें इट विल बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन एक्स, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट इज डिफाइन एज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में कितनी फोर्स एक्ट कर रही है उसे कौन बताता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है, ठीक। स्प्रिंग कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है, यू शुड नोट दिस वेरी केयरफुली। नेक्स्ट आती है बात यूनिट एंड डायमेंशंस की। के की जो यूनिट होती है हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट की, एफ अपॉन एक्स था, ऑफकोर्स एफ क्या होगी, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और आपकी जो कंप्रेशन या वो हुई है स्ट्रेच प्रोड्यूस हुई है वो क्या है, लेंथ है ऑफकोर्स वो तो उसके लिए क्या आएगी, मीटर आएगी। और सीजीएस में ही इस यूनिट को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, डाइन अपॉन सेंटीमीटर, ठीक। सो दिस इज द यूनिट्स ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के। और डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें तो ऑफकोर्स ऊपर क्या था, एफ था, नीचे क्या था, लेंथ एक्स थी, लेंथ के लिए एल आएगा और फोर्स के लिए क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू। अब आप इसको क्या कहते हैं कि आप सॉल्व करेंगे तो यूल हैव दिस एक्सप्रेशन दैट इज एम एल जीरो टी माइनस टू, और सिंपली यू कैन से एम टी माइनस टू। उसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ फोर्स और स्ट्रेच, क्योंकि इसमें डायरेक्ट रिलेशन है तो आप देखेंगे कि इनके बीच का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इससे पता लगता है कि ग्रेटर द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग स्मॉलर विल बी द स्ट्रेच ऑफ द, ये तो जो आपका कर्व था, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व था। और अगर आपने फोर्स कांस्टेंट निकालना है स्प्रिंग का, इट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस फोर्स वर्सेस स्ट्रेच कर्व। अगर आप ये जो कर्व है आप इसकी क्या निकालो, स्लोप आप कैलकुलेट करो तो वो आपको क्या देगी, वो आपको फोर्स कांस्टेंट देगी। स्लोप आपको पता ही है क्या होता है, एवरेज वैल्यू प्रोवाइड करती है स्लोप, ठीक। तो उसके बाद जितना ज़्यादा आपका फोर्स कांस्टेंट होगा स्प्रिंग का उतनी ही स्मॉलर होगी आपकी स्ट्रेच या कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग फॉर अ गिवन फोर्स। अब आपका जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, फर्स्ट क्या करती है, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग पे डिपेंड करती है, सेकंड रेडियस ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है, और थर्ड मटेरियल कैसा है आपकी स्प्रिंग वायर का उस पर वो डिपेंड करती है। देखिए हमने पहले ही बात की है कि और ये देखा गया है, इट इज़ एस्टेब्लिश दैट फॉर अ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग कांस्टेंट की होता है इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एल, यानी जितनी कम लेंथ होगी आपके स्प्रिंग की, स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वाइस वर्सा ऑल्सो, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उतना ही कम होगा। तो उनके बीच अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ इस तरह एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट की फॉर्म में वो ग्राफ होगा। अब क्या है, अब हमें क्या करना है, अब तक हमने ये आइडिया लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग की। आपको पता चल गया कि जो फोर्स है जितना कंप्रेशन करने में वो जितना वर्क डन करती है फोर्स, वही वर्क डन एक्चुअल में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब क्या है कि मान लो द बॉडी आपका ये क्या था, ओरिजिनल आपका मान लीजिए ये स्प्रिंग था, ठीक, ये आपका ओरिजिनल है ए।
अब आपने क्या करना है, उसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस करनी है। मैंने कंप्रेशन प्रोड्यूस की, ठीक। तो मान लीजिए ये इसके अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस हुई x, तो कुछ dx सॉरी उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई बाय अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस थ्रू अ स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस dx। आपने मान लिया कि जब आपने फोर्स अप्लाई की तो उसकी वजह से जो बॉडी थी, कह लीजिए या स्प्रिंग था, उसने थोड़ा एक जो थोड़ा सा डिस्टेंस था वो डिस्प्लेस किया। कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, वो dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। तो इस डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करने में वो कितना हुआ, dw स्मॉल वर्क डन होगा ऑफकोर्स, इट इज इक्वल्स टू -f dx। -f का वही रीज़न है कि जो आपकी फोर्स है इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स है विच इज़ एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कंप्रेशन और इलोंगेशन। तो उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम लोग टोटल वर्क डन निकालें, ठीक, इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट x फ्रॉम पॉइंट 0 to x, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक्सप्रेशन था फोर्स का उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद इन द लिमिट्स x इक्वल्स टू 0 to x इक्वल टू x के लिए, ठीक। तो उसके बाद जो आपके पास वर्क डन का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, इसको कैलकुलेट करने के बाद वो कितना आएगा, ½ kx²। सो दिस वर्क डन इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो ये आपकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग हो गई।